अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम से। बट अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग एनईडी के 2007 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। भाई ये बात मैं बहुत दफा आप तमाम स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि भाई 2020 से ऑनवर्ड एनईडी के अंदर कंप्यूटराइज टेस्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कंप्यूटराइज टेस्ट के तमाम पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवा के अपलोड करे हुए हैं। उन तमाम पेपर्स को आप लोगों ने देखना है, सबसे ज्यादा क्रूशियल है। उसके बाद ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ 2005, 2006, 2007 और ये तमाम प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अपलोड कर रहा हूँ, इनको भी आपने लाजमी तौर पे लेना है। तो भाई आपकी मैथ्स की तैयारी इंशाल्लाह 100% मेरे पास से हो रही होगी। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, इफ यू वांट टू स्कोर अ पोजीशन इन एनईडी, अगर आप एनईडी में पोजीशन लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिले, तो आपको पोजीशन लेनी है एनईडी के अंदर। तो भाई एनईडी में पोजीशन लेना बहुत सिंपल है। अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, आप आराम से एनईडी के अंदर पोजीशन ले सकते हो। भाई समी शाकिर आप जैसा एक बच्चा था, अलीशा आप जैसी एक लड़की थी, गैप ईयर की लड़की थी, नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखती थी, किसी कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा था, कोचिंग वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया था। जहरा बतूल तो वो भी नहीं कर सकती थी, आपके जैसी लड़की थी एक, सही है ना। इसी तरीके तैयब इजाज 2021 का पोजीशन होल्डर। तो भाई मेरी बताई गई मेथड को फॉलो करोगे, तरीकों को फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूँ बेटा पोजीशन लेकर आ सकते हो। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, सिर्फ पास पेपर्स को कवर नहीं करना। पास पेपर्स आपको हमेशा एक एज देते हैं, तो बेटा कोशिश करनी है कि नॉर्मल अपनी मैथ्स की तैयारी जो कर रहे हैं उसको लाजमी तौर पे करें। पास पेपर्स आपको एक एज देंगे, एक फायदा देंगे। तो आपने पास पेपर्स कवर कब करने, जब पूरा दिन अपनी तैयारी करके थक जाओ, पूरा दिन जब अपनी नॉर्मल एप्टीट्यूड की तैयारी करके थक जाओ, तो रात का जो टाइम हो ना, जो शाम का टाइम जब थके हुए हो, उस वक्त मेरी प्लेलिस्ट उठाओ, बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करो, बैठ के लेक्चर्स को लो, अपनी कॉपी मेंटेन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। भाई इस तरीके से आपकी पोजीशन इजीली आ सकती है। देखो सिर्फ पास पेपर्स करके जाओगे, मैं ओपनली कह रहा हूं बेटा, अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे। सिर्फ पास पेपर्स नहीं करने, पास पेपर्स लाजमी करो, मगर नॉर्मल तैयारी भी साथ में करो। किसी टॉपिक को छोड़ो मत, क्योंकि जिस टॉपिक को आप छोड़ोगे ना, कंप्यूटराइज टेस्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया ये लेक्चर्स मैं आप ही लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, सही है ना बेटा, ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं एप्टीट्यूड बैच में आना, तो उसकी डिटेल्स भी गिवन है, आप सिंपल मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। खैर वापस आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, एनडी 2007 के पेपर के ऊपर। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया if b complement is the subset of the a complement where they are the two non-empty sets, then which of the following statement is correct। अब पहले तो आप इस जुमले को समझो कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। भाई इस सिंबल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हो। हमें ये बात मालूम है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट होता है यूनिवर्सल। अच्छा मैं एक गलत फहमी बच्चों की दूर कर देता हूँ। एक तो भाई मेरे पास कोई बच्चों का मैसेज आता है, सर वो नई किताबों में सेट्स का टॉपिक तो है नहीं, का सेट्स आएगा। बेटा आपकी नई किताबों का कोई ताल्लुक नहीं होता एप्टीट्यूड एग्जाम से। एप्टीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके इंटरमीडिएट साइड से। एप्टीट्यूड के अंदर आपका ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड इन्वॉल्व होती है, बल्कि ए लेवल साइड भी इन्वॉल्व होती है। तो भाई ये जो एप्टीट्यूड का कोर्स होता है ना, ये तमाम बोर्ड से मिलकर आता है, रिमेंबर दिस थिंग, सही है ना। तो अब याद रखिएगा कि भाई सेट्स जो है ना, बेसिक चीजें लाजमी पूछी जाती है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट कहते हैं बड़े वाले सेट को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ा सेट है 1 2 3, सही है ना। और मेरे पास एक और सेट है सेट ए, सेट ए के अंदर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 1, सही है ना। और मेरे पास आ रहा है फिर सेट बी, और सेट बी के अंदर है 1 और 2। लेट सपोज ये मेरे पास एक स्टेटमेंट फॉर्म हो रही है, मैंने एक एजम्पशन कर ली, सही है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा इस क्वेश्चन को, कि देखो मैं कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास जो है ना बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बी कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है कि भाई यूनिवर्सल में से अगर आप बी को माइनस कर दो। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। कभी भी आपके पास अगर सेट्स का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा अपने जहन में जोर डाल के थोड़ा सा एज्यूम कर लिया करो यार आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस का भी, तो यूनिवर्सल में से बी को अगर मैं माइनस करवाऊंगा, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस द कॉमन पार्ट एंड राइट द फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, जरा और से बात समझिएगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में देखो क्या है 1 और 2, और बी के पास भी क्या है 1 और 2, जब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो खाली पहले ब्रैकेट की वैल्यू बचेगी जो कि 3 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल माइनस का ए, तो भाई यूनिवर्सल में क्या है 1 है, और ए में क्या है 1 है। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 2 3 के बराबर, सही है ना। एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई क्या तुम्हारे पास बी कॉम्प्लीमेंट अगर सब सेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, अगर बी कॉम्प्लीमेंट सब सेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट और ऐसी है जो कि ट्रू कर रहा हो। इसको बात को समझो, एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई
इफ बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सबसेट का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको एक एक बात इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, रट्टे मारोगे दूसरे बच्चों की तरह। वो एग्जाम टीचर ने कहा, ट्यूशन वाली बाजी ने बोला रट्टे मारने, तो रट्टे मारोगे बैठ के। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सबसेट किसे कहते हैं? आपके पास कभी भी अगर एक सेट की तमाम वैल्यूज दूसरे सेट में एग्जिस्ट कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ए आ रहा है या सेट सी आ रहा है, एक सेट सी आ रहा है जिसके अंदर वैल्यूज आ रही है 1 2 3, और मेरे पास एक सेट डी आ रहा है जिसके अंदर वैल्यूज आ रही है 1 2 3, आगे आ रहा है 4, आगे आ रहा है 5, आगे आ रहा है 6। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई चूंकि मेरे पास सेट सी की तमाम वैल्यूज सेट डी में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सेट सी की तमाम वैल्यूज सेट डी में एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि सेट सी इज द सबसेट ऑफ सेट डी। यानी कि जो सेट सी है ना वो सबसेट है सेट डी का। तो एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि भाई अगर तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो गौर से देखो क्या बी की जो वैल्यूज आ रही है, बी कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यूज आ रही है, क्या वो ए कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रही है? तमाम की तमाम बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो बेसिकली सबसेट है किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का। मगर एग्जामिनर पूछ क्या रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर कभी भी दुनिया में बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो ए कॉम्प्लीमेंट का, तो इनमें से कौन सी कंडीशन वो हमेशा प्रूव करेगा? हमेशा प्रूव करेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट अगर सब सेट है ना ए कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल के अंदर अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट साइन हटा दोगे तो ये उल्टा रिलेशन प्रूफ करेगा। सर क्या मतलब आपका? अरे भाई इधर भी देखो ना, अगर हम लोगों ने जब बी कॉम्प्लीमेंट को सबसेट बनाया था ए कॉम्प्लीमेंट का, मगर अगर मैं आपके सामने सिंपल सेट ए और सिंपल सेट बी रखूं, तो उस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, ए सबसेट है बी का, अभी क्या था बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट बन रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का। मगर अपोजिट वे क्या होगा, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर दूं तो जाहिर सी बात है अपोजिट काम हो जाएगा। अपोजिट काम क्या होगा कि ए की तमाम वैल्यूज बी में एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई कॉम्प्लीमेंट चूंकि आ रहा था ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर दो सेट्स, अगर कभी भी दो सेट्स, फॉर एग्जांपल लेट सपोज, मैं इसको एक और तरीके से समझा देता हूं कि लेट सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, अगर ए कॉम्प्लीमेंट सब सेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्स को रिमूव कर दूं ना, तब ये रिलेशन क्या बनेगा सबसेट का? तब रिलेशन बनेगा सबसेट का बी सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर दिया। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है क्या, यूनिवर्सल में से हम उतने हिस्से को माइनस कर देते हैं। अब देखो लेट सपोज, ये बात मैंने आपको यहां पे समझाई कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है 1 2 3 और सेट ए आ रहा है 1, तो अगर मुझे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यूनिवर्सल में से सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को माइनस करवा दोगे, सबट्रैक्ट करवा दोगे, खत्म करवा दोगे। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि मैं यूनिवर्सल में से सेट बी के तमाम वैल्यूज को सबट्रैक्ट करवा दूं, खत्म करवा दूं। तो ये कहलाता है मेरे पास इस सेट का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी आपसे कहता हूं कि डी कॉम्प्लीमेंट सब सेट है आपके पास एफ कॉम्प्लीमेंट का, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि डी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब सेट है एफ कॉम्प्लीमेंट का, तो भाई इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर दूं तब कंडीशन क्या बन जाएगी? तब कंडीशन आप चेंज करके लिख देते हो कि भाई ये एफ सबसेट है बेसिकली किसका? डी का। एफ सबसेट है किसका? डी का। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास एम जो है ना ये सबसेट है किसका? एन का, या मैं आपसे कहता हूं कि एन सबसेट है किसका? एम का, बात एक ही है। तो भाई अगर कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये एन अब की बारी में सबसेट है किसका? एम का। तो ये बात समझ में आती है भाई? मैंने इसको बहुत डिटेल में सिर्फ इसलिए बताया कि आपको बात क्लियर हो जाए, खुदारा क्लियर है बेटा? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आयोटा माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 आयोटा, कहता है सॉल्व करके बताओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े मजे के होते हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको? भाई आपके पास सिंपल तरीके से डिवीजन की फॉर्म के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आयोटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, सिंपल तरीके से रैशनलाइज करवाओगे। तो भाई ऊपर भी 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन जाएगा? देखो आयोटा माइनस का 2 जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, क्या बन जाएगा? 5 आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा? 5 आयोटा स्क्वायर, और 5 आयोटा जब नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10 आयोटा, सही है ना? और नीचे 5 आयोटा, 5 आयोटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। तो भैया देखो 5 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये बन गया नेगेटिव का 5, आगे आ गया नेगेटिव का 10 आयोटा। और अगेन देखो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1, तो नीचे आ गया नेगेटिव का 25। क्लियर है बेटा? अब देखो मैं यहाँ पे अगर एलसीएम को ब्रेक करूंगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 25 दोनों के साथ जाएगा, नेगेटिव का 25 जो हमारे पास आ रहा है ये दोनों के साथ चला जाएगा। तो बेटा देखो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, हमें
मालूम है 5 1 5 5 5 5 5 5 2 10 5 5 तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया 1/5 और प्लस का साइन इंटू 2 i डिवाइडेड बाय 5। तो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या बताइए, इमेजनरी पार्ट बताइए। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट को जो आपके पास आयोटा के साइन के साथ आ रहा हो। तो इस केस के अंदर वो क्या है बेटा, इस केस के अंदर वो है ऑप्शन नंबर बी 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है अच्छा इस क्वेश्चन को मार्क कर लो अगेन, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है देयर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द 10 टर्म्स इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। बाय द वे ये क्वेश्चन नीट लेवल का है भाई, इंडिया का सबसे हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है जरा बात समझो। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां पे तुम्हारी 10वीं टर्म बराबर है किसके, उसका सम ऑफ 10 टर्म्स के। तुम्हें फाइंड करके बताना है 5वीं टर्म के बारे में। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया 10th टर्म की वैल्यू एपी के अंदर बराबर है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म की। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो मुझे पता है टी 10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप तमाम लोग बोलोगे सर टी 10 का एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा ए प्लस का 9d इक्वल टू के बाद S10। देखो सम निकालने का, हाँ मुझे मालूम है भाई, सिंपल एपी के अंदर नॉर्मल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टीएन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी का डी। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं लिख भी दिया। और सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी। सही इसको आप ऐसे करके आप लोग ऐसे करके लिखते हो, इसको ऐसे करके लिख लो 2 इंटू n-1 और आगे डी का डी। अब चूंकि आपको 10th टर्म बताया हुआ है तो आपने डायरेक्टली n के अंदर 10 डाल दिया, डायरेक्टली काम करना है, सही है ना। अब देखो S10 के अंदर भी अगर मैं यही काम करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2a का 2a प्लस का 9d का 9d। अब देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा, बाहर वाला 5 जो अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 5 2 10a और 10a प्लस का 9d, 5 9 45। तो भाई बेटा क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास जीरो का जीरो इक्वल टू, ये वाली तमाम वैल्यूज को मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10a प्लस का 5 9 इज 45d। ये a पॉजिटिव का जब दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव का a बन जाएगा, प्लस का 9 जब दूसरी तरफ आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है नेगेटिव का 9d बन जाएगा। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करवाओ तो क्या हो जाएगा, 10a में से अगर आप a को माइनस करवाओगे तो ये 9a हो जाएगा। 45d माइनस का 9d शुड बिकम पॉजिटिव का 36d, ऐसा ही है ना, 45, हाँ 36 बन जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कोई चीज आपको कॉमन दिख रही है, आप तमाम लोग बोलोगे यस सर कॉमन तो आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो भाई यहां से अगर मैं 9 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो अगर हम यहां से 9 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, भाई नॉर्मल सी बात है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा a का a प्लस का 9 4 इज 36, तो 4d का 4d। तो ये देखो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां के डिवाइड के होके खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास a प्लस 4d की वैल्यू किसके बराबर आई, 0 के बराबर आ गई, तो आंसर तो आ गया। सर क्या मतलब आंसर आ गया, अरे भाई फिफ्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है हमारे पास एपी के अंदर, फिफ्थ टर्म क्या होता है, T5 बोलो या इसको A5 बोलो, बात एक ही है। फिफ्थ टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगा a प्लस 4d के। तो भाई देखो a प्लस 4d का आंसर क्या आया, 0 के बराबर आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो थोड़ा सा आपके लिए लॉजिकल हो सकता है मगर है बहुत सिंपल सर, सिंपल आपने वैल्यूज को प्लॉट करवा के सिंप्लीफाई करवाओगे, आपका विद इन सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारा बेटा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ड्यूरिंग अ 5 day एग्जीबिशन द नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रिपल्स ईच डे, देयर आर 345 विजिटर्स ऑन थर्सडे, हाउ मेनी विजिटर्स विल बी देयर ऑन संडे। अब देखो एग्जामिनर कह रहे हैं 5 दिन की एग्जीबिशन चल रही है, द नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रिपल्ड ईच डे, देयर आर 345 विजिटर्स ऑन थर्सडे। तो अब देखो मुझे पता है थर्सडे में यहाँ पे है, फिर फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे होता है, फिर संडे होता है। हर दिन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ विजिटर्स क्या हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं। तो भाई अगर थर्सडे वाले दिन मेरे पास 345 एग्जीबिशन देखने के लिए लोग आए, तो फ्राइडे को क्या होगा, उसका ट्रिपल अमाउंट होगी। ट्रिपल अमाउंट का मतलब क्या है, 345 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 का 5 1 कैरी, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से 15 का 5 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13 का 3 और 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, तो 1035 बन जाएगा, सही है। अब सैटरडे वाले दिन इसका ट्रिपल हो जाएगा, तो इसका ट्रिपल क्या बन जाएगा, भाई 1035 का ट्रिपल हो जाएगा, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 0 और 1, 3 0 0 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 13 1 3। तो सैटरडे वाले दिन जो मेरे पास लोग होंगे 3105 होंगे। अब चूंकि मुझे संडे वाले दिन का हिसाब निकालना है तो संडे वाले दिन भी अगेन ट्रिपल तादाद हो जाएगी, तो इसको 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बन जाएगा, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 3 0 0 और 1 का इजाफा तो 1 ही रहेगा।
थ्री वन जार थ्री और थ्री थ्री जार नाइन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 9315, ऑप्शन नंबर डी, डॉग इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताओ ये बात पल्ले पड़ती है इस क्वेश्चन में? कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? अरे बात समझ में आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताओ ना कि बात क्लियर करिए सर आपने हमारी। कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? देखो लॉजिकल क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है कि एक्सपो सेंटर कराची के ऊपर एक सेल चल रही है भाई, शॉपिंग लॉन्च चल रही है बोनेंजा की। एग्जामिनर कह रहे हैं 5 दिन की एग्जीबिशन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको नंबर गिवन था। कहते हैं द नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रिपल ईच डे, ये असल लॉजिक थी। कह रहे हैं कि भाई हर दिन उस एग्जीबिशन के अंदर जो लोग आते हैं ना, पिछले वाले दिन का ट्रिपल हो जाते हैं। ट्रिपल का मतलब क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। कहता है कि भाई अगर थर्सडे वाले दिन 345 लोग थे, तो बताओ भाई संडे वाले दिन कितने लोग होंगे? बताओ संडे वाले दिन कितने लोग होंगे? लोग कहते हैं कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स नहीं होती। मुझे बताओ बेटा कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स होती है कि नहीं होती है? तो भाई अगर नस के साथ फास्ट की तैयारी कर रहे हो, फास्ट के साथ एनईटी की तैयारी कर रहे हो, तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके अपने साथ ज्यादती कर रहे हो आप। और आप इंतहाई नालायक बच्चे हो मेरा बेटा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। उसके पीछे लॉजिकल बात समझ लीजिएगा। बहुत दफा एनईटी के अंदर कैलकुलेटर छीन लिया जाता है। तो हमेशा याद रखो, अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि कैलकुलेटर की आपको जरूरत मिनिमम से मिनिमम पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं स्ट्रेट लाइन x माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0, मीट द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट a एंड b, द मिड पॉइंट ऑफ ab इज डैश। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक पैराबोलिक कर्व है। सर आपको कैसे पता चला पैराबोला है? आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट पैराबोला। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वैसे पैराबोलिक इक्वेशन की पहचान एक और भी होती है कि अगर इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है? पैराबोला है। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार तुम्हारे पास जो है ना एक पैराबोलिक कर्व आ रहा है, और ये जो पैराबोला आ रहा है ना, ये एक लाइन को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? एक लाइन को टच कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारा जो पैराबोला है लाइन को टच कर रहा है मिड पॉइंट के ऊपर, तुम्हें फाइंड करके बताना है। तुम्हें क्या फाइंड करके बताना है? तुम्हें भाई इस लाइन का मिड पॉइंट कैलकुलेट करके बताना है, जिस लाइन की उसने इक्वेशन आपको दी हुई है, एक्स माइनस का वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, और आपको पैराबोलिक की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीकेकार है, एक मुश्किल तरीकेकार है। आसान तरीकेकार अगर मैं आपको पहले बताऊंगा ना, ज्यादा बेहतर है कि देखो, और वही तरीके का ज्यादा बेहतर है करना सॉल्व। कि भाई आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको इस लाइन के ऊपर जो मिड पॉइंट आ रहा है ना, बेसिकली आपको वो कैलकुलेट करना है। अब देखो जाहिर सी बात है भैया, पैराबोला शब्द सबको भूल जाओ। अगर दुनिया में के अंदर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे एग्जिस्ट करता है, या दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर आ रहा होता है, तो ये बात लाजिम है कि वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बात लाजिम है कि वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आपके पास चार देखो नीचे ऑप्शंस गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑप्शन को उठा के यहाँ पे डालता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो भाई एक्स की जगह पे नेगेटिव का 2 आया, वाई की जगह पे पॉजिटिव का 6 हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस है ना बाहर, और आगे माइनस का इक्वल टू 0। देखो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं फॉर्म हो रहा, इसका मतलब ये कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर बी देखूं, तो 16 माइनस 16 माइनस का 6 फिर भी बच रहा होगा, यानी कि ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही पॉइंट पे। अच्छा भाई 9 माइनस 2 करके चेक कर लेते हैं, तो 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ये तो 11 बन गया, 11 में 6 निकालूंगा, अभी भी 4 या 3 बच रहा होगा, तो ये भी मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखता हूं, तो भाई ऑप्शन नंबर ए के अंदर एक्स में अगर मैंने 10 को पुट करा, और नेगेटिव का साइन इक्वेशन का वाई की जगह पे 4 आया, आगे माइनस का इक्वल टू 0, तो बेटा देखो 10 में से 4 निकालेंगे ना, 6 बचेगा, 6 में से 6 निकालूंगा 0 बचेगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये वो वाहिद पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो करेक्ट आंसर ये होगा। याद रखिएगा इस चीज को, इस जहन को, कि भाई कभी भी आपके पास अगर इक्वेशन आ रहा होता है ना, तो हिट एंड ट्राई मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। इस मेथड पे हम लोग करते क्या है कि भाई आपको इतना मुश्किल लॉजिकल जाने की जरूरत ही नहीं है कि दो पैराबोला, एक पैराबोला गिवन है, वो एक लाइन को टच कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला। हमेशा याद रखो कि भाई अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तुम्हें उसके ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना है ना, आप बारी बारी इन ऑप्शंस को इक्वेशन में डाल के चेक करोगे, जिसके ऊपर भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, वो आपका करेक्ट आंसर कंसीडर होगा। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 10x प्लस पी स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी कि रूट्स आपको गिवन है इक्वल, कहते द वैल्यू ऑफ p विल बी डैश। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास कभी भी इक्वेशन गिवन है ना, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन में से कुछ वैल्यूज को फाइंड करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि देखो अगर मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, तो इस इक्वेशन के अंदर ए का मतलब क्या होता है? ए कहते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 के बराबर। बी होता है हमारे पास सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, जो कि इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर होगा 2p प्लस का 10। और सी हमारे पास होता है, जो भी रिमेनिंग वैल्यू बच जाती है वो सी होता है, डेट विल बी पी स्क्वायर प्लस का 5। अब देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि मेरे पास इक्वेशन के अंदर रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल होने का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के। यानी कि मैं सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 को। तो बेटा देखो बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 2p
प्लस के 10 का होल स्क्वायर, आगे हो जाएगा माइनस का 4। ए की वैल्यू 1 के बराबर है, सी बराबर है हमारे पास किसके, पी स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 0 के। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करवाऊंगा तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा, सॉल्व करेंगे आगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन आप करवाओगे, 2p+10 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, सिंपल ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 4p² प्लस का 2ab का मतलब क्या है, 2p × 10, 10 × 20, 22 प्लस का 40p हो जाएगा। आगे प्लस के 10 के स्क्वायर का मतलब क्या है, प्लस का 100। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का 4 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 4p² और आगे नेगेटिव का 5 4 20 इक्वल टू 0। अब एक ऐसी टर्म को सिंप्लीफाई करवा लो, 4p² से 4p² कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 40p का 40p, सॉरी क्या बन गया, 40p का 40p, क्लियर है ना भैया। यहाँ पे क्या आ गया मेरा बेटा, 40p का 40p प्लस का 100 माइनस का 20 प्लस का 80 बनेगा, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 4 1 4 4 2 8, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 2 के बराबर, क्योंकि देखो 100 में से 20 क्या हो गया, माइनस हुआ, तो किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव के 80 के। प्लस का 80 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 80 बन गया, और फिर ये 40 से जाके 80 को सेपरेट करवाओगे, डिवाइड करवाओगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, p की वैल्यू जो कि किसके बराबर है, नेगेटिव के 2 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से हमारे पास आंसर होगा, अल्लाह भला करे, ऑप्शन बी, बी फॉर बनाना। क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। कुछ बच्चों के लिए आसान हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, मगर है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्रीज इंक्लूसिव व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन sin 3x इज इक्वल टू -1। अब जरा पहले बात को समझो, यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक इक्वेशन गिवन है, sin 3x इज इक्वल टू -1, तुम्हें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर किसका होगा। यानी कि आपको बेसिकली इस x की वैल्यू को फाइंड करके बताना है कि जब मैं यहाँ पे जो भी एंगल डालूंगा, जो एंगल 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या कंडीशन होंगी जिसपे मुझे -1 मिलेगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर अब देखें ना, अब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करवाएंगे, नहीं मेरा बेटा, ये क्वेश्चन नस्ट में बहुत आता है, फास्ट में बहुत आता है इस तरह के क्वेश्चन, तो भाई कैलकुलेटर को इस्तेमाल तो वहाँ पे कर ही नहीं सकते, कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता। तो अगर तो आप एनईडी के लिए अप्लाई करो सिर्फ, तो भाई जाहिर सी बात है एनईडी आपको ये फैसिलिटी दे रही है, तो भाई निकम्मा आप बन रहे हो यहाँ पे, तो भाई आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आई विल नेवर इंस्ट्रक्ट एनीवन कि आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो। मगर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे मैंने कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी डाली हुई है, मगर मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता बेटा कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि देखो हमेशा आप उसके बगैर भी कर सकते हो। अब आप आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक बड़े मजे का शॉर्टकट है, आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप फास्ट का टेस्ट भी दोगे ना, एनईडी का फास्ट का टेस्ट दोगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने अपनी ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट में ही बताया हुआ है कि कभी भी आपके पास अगर साइन का फंक्शन होता है ना, तो साइन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, साइन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा परफॉर्म करता है, जीरो के बराबर परफॉर्म करता है। साइन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो की परफॉर्मेंस देता है, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 और -1 की परफॉर्मेंस देता है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री के ऊपर साइन क्या होगा, जीरो होगा। 180 डिग्री के ऊपर भी साइन की वैल्यू क्या होती है, अगर आप कभी भी साइन 180 का आंसर निकालोगे वो भी जीरो के बराबर होगा, सही है ना। मगर अगर आप साइन 90 निकालोगे +1 होगा, साइन नेगेटिव का 90, यानी कि आपके पास अगर मैं नीचे की डायरेक्शन पे जाऊंगा, नीचे की डायरेक्शन पे एंगल होता है 270 डिग्री का, तो 270 के ऊपर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे देखो इक्वल टू के इस तरफ यहाँ पे -1 गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है वो तमाम वैल्यूज बताओ जिसके ऊपर तुम्हारा आंसर क्या होगा, -1 होगा एक्स का। अब देखने में लगता है सर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी पे आंसर आएगा, मगर नहीं आएगा बेटा, जहन में रखिएगा। अगर आप लेट सपोज यहाँ पे x की जगह पे 270 डालोगे ना, तो बेटा वो 270 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर कभी भी -1 नहीं आएगा, सही है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, और ऑप्शन नंबर सी में भी देखो 270 आ रहा है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो वैसे ही आपको पता चल गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा खाली। अदरवाइज समझा भी देता हूँ कैसे, कि देखो अगर मुझे पता है कि भाई साइन की वैल्यू नेगेटिव में कब होती है, नीचे वाले के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास नीचे का क्वाड्रेंट होता है, यानी कि 270 डिग्री के ऊपर, मगर मुझे यहाँ पे एंगल जो गिवन है 3x गिवन है, 3x के ऊपर आंसर -1 है, यानी कि मुझे x की ऐसी वैल्यू डालनी है जब मल्टीप्लाई करवाऊं तो -1 आए। तो अब देखो 270 अगर मैं रखता हूं तो क्या बनेगा, 3 0 0 7 3 7 3 21, 2 का 2, आपके पास आगे क्या होगा, 3 2 6, और 6 में 2 का इजाफा आपके पास ये बन जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, 5 के बराबर, तो 510 बन जाएगा, और 510 के ऊपर आपका कभी भी एंगल नहीं आएगा, -1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले छोटे से एंगल से चेक करता हूँ।
अगर मैं x में 90 डिग्री रखूं तो 90 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 90 को यानी कि जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 जीरो जर जीरो, और आपके पास 3 9 जर क्या होता है 27। तो इस पे देखो 270 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 90 डिग्री को 3 से x की जगह पे अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ ना, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 270 मिलेगा। अब देखो बेटा, अगर तो आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हो कि भाई 210 के आपको x का सही आंसर मिल रहा है, तो भाई 210 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या बनेगा। अगर देखो मैं 210 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, 3 0 0 3 1 3 और 3 2 6 630 बनेगा। ये भी आपके पास हमेशा आपको नेगेटिव के अंदर 1 देगा, क्योंकि अगर आप इसमें से 360 डिग्री को माइनस करवाओगे ना, आपको वापस से वही मिल जाएगा। सही है ना बेटा। देखो कहने का मकसद क्या है, अगर तो कैलकुलेटर अलाउ है तो डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर डाल डाल के एंगल्स को चेक कर सकते हो किसके ऊपर -1 मिल रहा है। और अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो फिर हम इस तरीके से चेक करते हैं कि भैया हम बारी बारी एंगल्स को चेक करते हैं, 180 का रिलेशन देखते हैं, या फिर हम साइन या कॉस या टेंजेंट के पीरियड्स को भी देख रहे होते हैं कि कितने अरसे के बाद वैल्यू रिपीट हो रही होगी। तो बहुत आसान तरीका ये है कि भाई आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि 270 तो कभी आपका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। अब जो भी यहाँ पे एंगल गिवन है, जाहिर सी बात है जब मैं उसको 3 से आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 दे रहा है नहीं दे रहा, उसको भी साथ साथ हम चेक करते जा रहे हैं, उसको भी साथ साथ हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर कोसेक एक्स माइनस का साइन एक्स इसके बराबर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड करके बताइए कोसेक एक्स माइनस का साइन एक्स इसके बराबर होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी। क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कोसेक एक्स माइनस का साइन एक्स इसके बराबर होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन की लॉजिक बहुत ही सिंपल सी है। हमें एग्जामिनर कह रहा है कोसेक एक्स माइनस का साइन एक्स, देखो हमें बात मालूम है कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक दुनिया में बराबर होता है 1/साइन एक्स के, और आगे क्या है माइनस का साइन एक्स, इसको नहीं अभी छेड़ते, सही है ना। यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे देखो तो नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 1 जाके अपने क्रॉस में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और साइन एक्स जाके साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब देखो हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल तरीके सिंप्लीफाई से कैसे करवाऊंगा कि भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, भाई पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले एक थ्योरम दिया था। पाइथागोरस साहब ने क्या बोला था, पाइथागोरस साहब ने बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स के, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है साइन एक्स का साइन एक्स। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करवाओ तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये मेरे पास हो जाएगा, मुझे पता है कि भाई कॉस स्क्वायर में से अगर एक कॉस को मैं निकाल दूं तो एक कॉस तो यहाँ पे सिंपल आ गया, और कॉस डिवाइडेड बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम एक कॉइन को क्या करते हो, 2 दफा उछालते हो, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट एक हेड आने की। भाई वो तमाम बच्चे जिनको एटलीस्ट या एटमोस्ट का नहीं पता, तो आइए समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब जरा बात को समझो, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एक कॉइन को 2 दफा उछाला गया, तो इसका मतलब क्या, कितने केसेस होंगे, 4 केसेस होंगे। एक केस होगा हेड हेड का, एक केस होगा आपके पास हेड टेल का, फिर एक केस होगा टेल हेड का, एक केस होगा टेल टेल का, 4 केसेस हैं। एग्जामिनर कह रहा है एटलीस्ट वन हेड। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, 2 चीजों से जिंदगी में हमेशा होशियार रहना, और अगर आप होशियार नहीं रह सकते ना तो अच्छे बच्चे नहीं हो आप। भाई एक क्वेश्चन हमेशा प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा एटलीस्ट का, और एक क्वेश्चन हमेशा प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा एटमोस्ट का। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट के केस में हमेशा हम ऊपर की जाने बढ़ते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट में हमेशा नीचे की जानिब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास जो ये पेन है ना, ये पेन एटलीस्ट 10 रुपए का है। आप मेरे पास आते हो इस पेन परचेज करने के लिए, मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ ना, ये पेन एटलीस्ट 10 रुपए का है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 10 रुपए लूंगा इसके। आप अगर मुझे 11 रुपए दोगे मुझे वो भी कबूल है, आप मुझे अगर 12 रुपए दोगे मुझे वो भी कबूल है, आप अगर मुझे इस पेन के 1 लाख रुपया दोगे मुझे वो भी कबूल है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट कहा था। एटलीस्ट के केस में हमेशा हम जो हमारा बॉर्डर होता है उससे ऊपर की जाने बढ़ते हैं। मगर लेट सपोज आप आगे से डेढ़ होशियार हो, आप मुझसे कहते हो अरे खान साहब क्या बात करते हो, ये पेन तो एटमोस्ट 10 रुपए का है। अब आपने क्या करा, आपने पढ़ाने वाली पूरी बात कर दी जो लाइट हाउस के अंदर होती है, कि आपने बोला कि सर ये पेन तो एटमोस्ट 10 रुपए का है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसके 10 रुपए दूंगा, यानी कि देने को तो 9 रुपए भी दे सकता हूँ, 8 रुपए भी दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, या फिर 0 रुपए भी दे सकता हूँ। क्योंकि सर मैंने क्या कहा है, एटमोस्ट 10 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा, हद्दुल इम्कान इसकी कीमत 10 रुपए है, ज्यादा से ज्यादा। तो एटमोस्ट में हमेशा नीचे की जाने बातें हैं। इसको मैंने समझाने के पीछे लॉजिक क्या, आओ समझो। एग्जामिनर कह रहे हैं कॉइन को अगर आपने 2 दफा उछाला है, प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वन हेड की। अब देखो कॉइन्स का केस होना हमेशा सबसे पहले आपको टोटल आउटकम मालूम होने चाहिए। टोटल आउटकम कॉइन के केस में क्या होंगे, 4 होंगे। अगर
दो कॉइन्स को उछाला है, सही है ना। अब आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की। तो भाई कम से कम का जब केस आ रहा होता है हमेशा ऊपर की जानिब जाते हैं। तो अब देखो मेरे नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, कम से कम, एग्जामिनर ने क्या बोला है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखो कम से कम एक हेड इसमें भी आ रहा है, कम से कम एक हेड इसमें भी आ रहा है, और इसमें दो हेड आ रहे हैं, ये भी चलेगा क्योंकि दो हेड आ रहे हैं ना, कम से कम एक हेड। यानी कि भाई कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए ना, तो एक हेड तो नहीं है, इसमें दो हेड है तो वो चलेगा। मगर देखो टेल, टेल क्या है, ये मेरा इवेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो दो टेल आ रहे हैं, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या, कम से कम एक हेड तो हो। मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 3/4 के बराबर होगी। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बेटा, हमारा चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। बेटा अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, ना सिर्फ पास पेपर्स बल्कि साथ साथ कंप्लीट कोर्स की तैयारी, विद इन अ मंथ के अंदर आपको कंप्लीट एनईडी की तैयारी करवाई जाए, और उसके बाद फिर राउंड 2 की तैयारी करवाई जाए, फिर नस्ट की तैयारी और फास्ट की तैयारी भी उसी में शामिल होगी, तो भी आप सिंपल तरीके से इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं और सिंपल मेरे लाइव क्लासेस के बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि भाई ये बैच जो होगा, इस बैच में आपकी दाऊद की तैयारी, एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी, नस की तैयारी, आईबीएस की तैयारी, सबकी शामिल होगी। बहुत एक मिनिमम कॉस्ट होती है, और उसके ऊपर आप आराम से बैठ के आपकी सारी क्लासेस होंगी, ना सिर्फ मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, एंड आईक्यू की, एंड सो ऑन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, इफ ए बी सी आर दी पोजीशन वेक्टर्स, आपको पोजीशन वेक्टर्स कौन कौन से गिवन है, एक गिवन है 3p प्लस का क्यू, दूसरा गिवन है 5p माइनस का 2q, तीसरा गिवन है 3p माइनस का 6q। आगे एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ ए बी बताइए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है तीन पोजीशन वेक्टर्स है, ए बी और सी। कहता है ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस बताइए, ए और बी के दरमियान की लेंथ बताइए। देखो जिन दो वेक्टर्स का कहा है ना, उन्हीं दो वेक्टर्स को कंसीडर करो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी की लेंथ किसके बराबर होगी। देखो अगर मुझे इन दोनों के दरमियान लेंथ निकालनी है ना, जो भी मेरा सेकंड वेक्टर है उसमें से फर्स्ट को माइनस करवाऊंगा। फर्स्ट में से सेकंड को क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अगर ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो जाहिर सी बात है R2 माइनस R1 किया जाएगा। तो भाई देखो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, 5p माइनस का 2q को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा किसके साथ, 3p प्लस के क्यू के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5p माइनस का 2q एज इट इज, माइनस का 3p और माइनस प्लस माइनस का q। तो क्या आ जाएगा भाई, पांच में से तीन जाएंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p। नेगेटिव का 2q और नेगेटिव का q क्या होता है बेटा, ये होता है नेगेटिव का 3q। तो सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। भाई क्या मसले की बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें परेशानी की बात है कि नहीं बात है। आप बोलोगे सर बहुत इजी है, अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, आसान नहीं था भाई, आसान बनाया गया है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोजिट फंक्शन का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है अगर एफ एक्स की वैल्यू 3x-2 है और जी एक्स की वैल्यू 2/x-4 है, देन f इंटू जी एक्स इसके बराबर होगा। अब देखो भाई कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, किसका आ रहा है मेरे शागिर्दों, कंपोजिट का आ रहा है। कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट से लिया गया बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे कहता है कि भैया जरा क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताओ, मगर क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है कि भाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2/x-4, देन f इंटू जी एक्स। अब देखो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होती है, सब बताता हूँ। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि यार तुम्हारे पास एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है 3x-2 के, और आपके पास जी एक्स की वैल्यू आ रही है 2/x-4 के। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड करके बताओ एफ इंटू जी एक्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, एफ इंटू जी एक्स। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन में जो फंक्शन जिसके अंदर गिवन होता है ना, इसका मतलब होता है कि भाई मैं जीएक्स की वैल्यू को उठा के एफएक्स में प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं जीएक्स की वैल्यू को उठा के जो भी एफ का इनपुट डोमेन है उसमें डाल दूंगा। तो देखो एफ के अंदर इनपुट क्या है, ये वहां पे एक्स के अंदर इनपुट है, ये एक्स का मतलब क्या इनपुट है, तो मैं इस इनपुट उठा के मैं डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 3। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/x-4, आगे क्या है -2। सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन जाएगा, 3 2 6, नीचे डिवीजन में x माइनस का 3 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बाहर क्या है -2 एडिटिस का एडिटिस। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6/x -12 और -2 -14 बन जाएगा। और सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन एप्पल इज दी अगेन करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डेरिवेटिव निकाल के बताओ। अरे भाई जो मेरे शागिर्द हो ना, आप लोगों को तो खुशी से उछलना चाहिए कि डेरिवेटिव निकालने को कह रहे हैं अंडर रूट का। अरे भाई मुझे बताओ कोई तुक बनती है क्या, मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव
निकालना नहीं सिखाया, मैंने अपने तमाम शागिर्दों को एक शॉर्टकट सिखाया था कि भाई कभी भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना हो तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, आंखें बंद करके हमेशा लिखो 1/2, आंखें बंद करके लिखो 1/2, और जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है वो एज इट इज एक दफा नीचे वाले 2 के साथ लिख दो, और फिर ऊपर जाओ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ। अब रूट के अंदर जितनी टर्म्स आ रही है उनका डेरिवेटिव ले लो, तो भैया ऊपर जाके 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगेन ऑप्शन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, अरे सॉल्व हो गया मेरे शागिर्दों। क्या मसले की बात है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम की बात है, बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अरे भाई आसान नहीं था, आसान बनाया गया है बेटा। क्लियर है बच्चा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, इसको मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बहुत सिंपल अंदाज में आपको कंफ्यूज कर रहा है, आसान तरीन भाषा में। एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x माइनस का 1 बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 5। अब आपको पहली नजर में देखने पे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, हालांकि क्वेश्चन की लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई एरिया निकालना है, आपको y की फंक्शन गिवन है और आपसे कह रहा है कि भाई जो लिमिट्स है ना वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 है। बेटा ये क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन एरिया ओवर द लिमिट का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई सिंपल तरीके से आपको पास हमेशा याद रखिएगा जो बड़ी लिमिट गिवन होती है ना वो हमेशा अपर लिमिट होती है, जो छोटी लिमिट गिवन होती है, जो लेसर लिमिट गिवन होती है वो लोअर लिमिट होती है। और आपको फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का 1 इंटू dx। हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि बेटा एरिया अंडर द कर्व का टॉपिक ही हमसे ये कहता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर देखोगे इसमें इंटीग्रेशन कहीं नहीं लिखा हुआ, मगर एरिया ऑफ y, एरिया ऑफ किसी फंक्शन निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिक इंटीग्रेशन लूंगा। अब इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर जाके सिंपल 2x माइनस का 1 होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू dx का dx। अब देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि बेटा बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब देखो 2x माइनस 1 का बाहर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2, जो कि बाहर एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा, तो हम पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे। तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और नीचे भी 2 लेकर आता हूँ, और मेरी लिमिट ये 5 और 1 एज इट इज की एज इट इज। तो भाई ये क्या बन गया, 2x माइनस का 1 होल पावर में नेगेटिव का हाफ, और ये एक ऊपर में 2 लेकर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव आ जाए। अब मैं फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा, तो बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएंगे तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या कहता है पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे, नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 पॉजिटिव का हाफ बन जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। देखो भाई नीचे से नीचे वाला हाफ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके अब बेटा क्या कर देगा, इस हाफ को कैंसिल आउट कर देगा। कैसे, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये तो बन जाएगा 2/2। और अब फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करवा सकता हूँ, और ये 5 और 1 की। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो बेटा देखो ये वन हाफ जो है नीचे जो डिवाइड हो रहा है नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 एज इट इज। और देखो आगे मेरे पास क्या है, आगे हमारे पास है 2x माइनस का 1 और होल पावर में हाफ का हाफ, और मेरी लिमिट्स क्या है 5 और 0। अब फाइनली अब यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई करवा दीजिए। तो बेटा देखो हमारे पास कभी भी पावर में अगर हाफ आ रहा होता है इसका मतलब अंडर रूट होता है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट अप्लाई करवाने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बन जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, 5 का 5 माइनस का 1, फिर माइनस का साइन लिमिट्स का, और आगे क्या हो जाएगा, हमारी लिमिट क्या है 5 और 1 है, सॉरी लिमिट्स क्या है हमारी 5 और 1। तो अब की बारी में देखो क्या हो जाएगा, 2 1 2 और माइनस का 1, तो क्या बन गया 5 2 10 माइनस का 1 अंडर रूट 9, और दो में से एक निकालेंगे तो रूट 1 1 के बराबर होता है, तो रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के, 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, 2 के बराबर। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करा, उसके बाद आपने रूट को रिमूव करा, पावर में नेगेटिव हाफ आ गया। आपने सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करा, पावर में एक इजाफा ऊपर हुआ, एक दफा नीचे आ गया, फिर नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखा, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास सिंपल तरीके से आ गया 2/2। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से टर्म एडिटिस एडिटिस है, अभी हमने लिमिट को अप्लाई करना है। हमारी लिमिट्स क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है 1 और 5 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई करवाएंगे। लिमिट्स अप्लाई कब होती है, जब इंटीग्रेशन आपने अप्लाई करवा देते हैं उसके बाद लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। तो लिमिट्स अप्लाई कैसे करी, एक दफा मैंने फंक्शन के अंदर बड़ी लिमिट डाली, फिर माइनस का साइन, फिर एक दफा फंक्शन में लोअर लिमिट डाली, सेपरेट करवाया, आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव के 2 के बराबर, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, बहुत ही वाला कॉन्सेप्ट पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार साइन अल्फा की वैल्यू अगर बराबर है 4/5 के और कॉस बीटा की वैल्यू बराबर है -के 5/13 के, तो बताइए साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। अगेन देखो देखने में बच्चों को लगता है सर शायद कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को, कैलकुलेटर से आपका मुश्किल काम हो जाएगा। आसान तरीकेकार क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या है कि भाई आपके पास सिंपल यहाँ पे सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा, आगे क्या होगा, आगे होगा हमारे पास कॉस बीटा, फिर माइनस का साइन आएगा, आगे क्या होगा, आगे होगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो हमें साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम लोगों ने क्या खुद से कैलकुलेट कर लेना है कॉस अल्फा जल्दी से, और साइन बीटा को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, हमें ये बात मालूम है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा किसके, 1 के। अब देखो बेटा हमें फॉर्मूला पता है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है कि भाई आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो मेरे पास थीटा यानी कि एंगल क्या है अल्फा, तो मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के। तो भाई देखो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5 के बराबर, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर है, इट इज, हमें क्या चाहिए यहाँ से कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो बेटा देखो अगर मैं इस पूरी टर्म को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजूंगा, मैं -1 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर इज 25। सिंप्लीफाई करवाओगे तो 25 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा, 25 में से 16 निकालोगे तो जाहिर सी बात है बनेगा 9/25। बेटा मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया है, क्योंकि सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आप एलसीएम लोगे, सही है ना। तो आप चाहो तो कैलकुलेटर के ऊपर जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हो, बट सिंस मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करवाता बच्चों को, और मैं उनकी बेसिक में इतनी तेज करवा देता हूँ डायरेक्टली कर सकते हैं, सही है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का √3 और 25 का 5 के बराबर, तो कॉस अल्फा की देखो वैल्यू क्या आ गई, 3/5 के बराबर। इसी तरीके से अब हम लोगों ने कॉस बीटा कैलकुलेट करना है। अब देखो कॉस बीटा हमारे पास, सॉरी कॉस बीटा में गिवन है, हम साइन बीटा को निकालेंगे कैसे, सेम फॉर्मूले के ऊपर। तो मुझे पता है कि भैया हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर बीटा, अब देखो कॉस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, -5/13 के बराबर, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगेन हम लोगों ने देखो क्या काम करना है, सेम सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं इधर ही करके दिखाऊं तो भाई हमारे पास 5 का स्क्वायर 25। अच्छा एक और चीज, नेगेटिव का साइन ऑब्वियसली स्क्वायर क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को खा जाता है। तो आपके पास फाइनली साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 माइनस का, क्योंकि नेगेटिव साइन खत्म हो गया, स्क्वायर खा जाएगा। 5 का स्क्वायर इज 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169 के बराबर, सही है ना बेटा। अब देखो जब मैं एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 169 में से अगर आप 25 को माइनस करो, 169 में से 10 गया 159, देन 149, तो आपके पास क्या बन जाएगा 144, 144 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ 144 बन जाएगा। यानी कि आपके पास देखो बेटा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 144, एलसीएम लेने पे डिवाइडेड डिवीजन के अंदर 169, और जब यहाँ से आप अंडर रूट को अप्लाई करोगे तो अंडर रूट अप्लाई करने पे 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो बेसिकली आपके पास साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। आप चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हो, आपको मेरी मैथ्स पे जाने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, मेरी मैथ्स ऑब्वियसली एडवांस होगी क्योंकि मैं 36,000 मैथ्स को पढ़ा रहा होता हूँ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो भाई आप लोग अगर फास्ट की तैयारी कर रहे हो या अगर नस की तैयारी कर रहे हो या केयू की या दाऊद की तैयारी कर रहे हो, कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम बैच के अंदर इस तरीके से पढ़ते हैं कि भाई आपको कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती हैं। तो कहने का मकसद क्या है, देखो सिंपल तरीके से साइन बीटा भी आ गया, अब कॉस अल्फा भी आ गया। अब चूंकि तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं तो अब सॉल्व करना बच्चों का काम है, सिंपल तरीके से फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं। देखो साइन अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा क्वेश्चन में हमें गिवन था, साइन अल्फा किसके बराबर गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर साफ तौर पे गिवन है कि भाई साइन अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू 4/5। आगे देखो आगे क्या है, आगे है मेरे पास कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस बीटा की वैल्यू है नेगेटिव का 5/13, फिर आगे नेगेटिव का साइन है। अब देखो हम लोगों ने कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, 3/5 के बराबर, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, ये आ रही है आपके पास 12/13 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये बन गया हमारे पास नेगेटिव का 4/13। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे 3 12 जार, 3 12 जार ऑब्वियसली आपके पास ये बन गया 36,
और 5 into 13, तो भाई 5 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई क्यों करवाऊं यार, मतलब बड़ा ही नंबर बनेगा। चलो खैर करवा दो, 65 वैसे बनना चाहिए, मगर चूंकि अब यहाँ पे मुझे 5 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, मसले की बात नहीं है। तो ये बन जाएगा मेरे पास इधर नेगेटिव का 20, होल डिवीजन में 65 आ गया, नेगेटिव का 36, दोनों को जब ऐड करवाएंगे तो 20 में 36 का इजाफा, देखो 20 में 30 का इजाफा होता है 50 के बराबर, 6 का इजाफा नेगेटिव का 56 बन जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 56 डिवाइडेड बाय 65। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना चाहिए, जो कि देखो ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है। कैसे सॉल्व किया, मैं पूरे क्वेश्चन की लॉजिक आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, सिंस एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होगा। मगर बहुत सारे चूंकि डिपार्टमेंट में छीन ले जाता है, मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ बेटा कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। देखो सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, सॉल्व करने की लॉजिक ये थी कि हमारे पास साइन अल्फा गिवन था और कॉस बीटा गिवन था। हम लोगों ने कॉस अल्फा कैसे निकाला, सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 के ऊपर यहाँ से कॉस अल्फा निकाल लिया। सिमिलरली बेटा देखो कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, आपको साइन बीटा चाहिए था, आपने कैसे निकाला, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 के ऊपर आपने साइन बीटा निकाल लिया। जब ये दोनों टर्म्स आपने निकाल ली तो उसके बाद आपने काम क्या करना है, सिंपल तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मुला अप्लाई करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा में साइन अल्फा डाला, कॉस बीटा में कॉस बीटा डाला, माइनस साइन फॉर्मूले का, फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा सिंप्लीफिकेशन करी। ये मैंने बेसिक मैथ्स करी है भाई, बेसिक मैथ्स से एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन करी, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड्स के अंदर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, जरा बात को पहले समझो। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसको गलत सॉल्व करके आ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सॉल्व कैसे होना है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का क्यूब इज इक्वल टू 16 इज डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इज ट्वाइस द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, फाइंड क्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए या तो सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होता है क्या, कि आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जब मैंने इसको इस टर्म से डिवाइड करवाना तो रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर होता क्या है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप 9 को डिवाइड करवाइए 2 से, तो कैसे डिवाइड करवाओगे, 2 4 जार 8। अब देखो 1 जो बचा ना, ये 1 रिमाइंडर है, सही है ना, और ये 4 क्या होता है, 4 क्वोशंट होता है, 1 मेरा रिमाइंडर है और ये 2 जो है मेरा डिवाइडेंट है, सही है ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, तो एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई जब मैंने पहले डिवाइड करवाया ना अपनी इक्वेशन से x माइनस थ्री के ऊपर, तो जब मैंने x माइनस थ्री पे डिवाइड करवाया तो भाई मेरे पास रिमाइंडर जो आता है डिवाइड x माइनस थ्री के ऊपर डिवाइड करवाने में, वो ट्वाइस है, दुगना है किसका, जब मैंने x माइनस टू पे डिवाइड करवाया। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि बेटा मैं देखो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पहला डिवाइडेंट है वो क्या है, x माइनस का 3, और हमारे पास जो दूसरा डिवाइडेंट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, x माइनस का 2 आ रहा है। मगर एग्जामिनर ने क्या कहा है, एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि भाई ये ट्वाइस के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, ट्वाइस के ऊपर, मगर रिमाइंडर, सही है ना। अब देखो आपके पास अकॉर्डिंग टू डिवाइडेंट थ्योरम या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, हमारे पास जिस भी टर्म से हम डिवाइड करवाते हैं ना, हम यहाँ से पहले x की वैल्यू को निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर। मगर चूंकि एग्जामिनर ने मुझसे क्या बोला है कि भाई इस वाले डिवाइडेंड का इससे रिलेशन कैसा है, ट्वाइस का। यानी कि जब मैंने इसको इस टर्म से, जब मैंने अपनी इक्वेशन को x माइनस थ्री पे डिवाइड करवाया था, तो जो भी मेरे पास रिमाइंडर आया था वो दो गुना था। वो किसका दो गुना था, वो जो जब मैंने x माइनस टू से डिवाइड करवाया था उसका दो गुना था। तो हम लोग करेंगे क्या, मैं अपनी सिंपल तरीके से जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो आ रही है ना, एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का क्यूब, मैं इसके अंदर एक दफा बेटा अपने पहले वाले रिमाइंडर को रखूंगा, अपने पहले वाले में इसको x इज इक्वल टू 3 को रखूंगा, और इक्वल टू के बाद मैं ट्वाइस डेट x इज इक्वल टू 2 को रखूंगा, और वहां से फिर q की वैल्यू को फाइंड कर होंगे। अभी आप सोच रहे हो कि सर कैसे, बहुत सिंपल है कि देखो मैं x की जहां जहां x आ रहा है मैं 3 पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया 3 का क्यूब माइनस का 5 into 3, आगे क्या है प्लस का क्यू, प्लस के क्यू का मतलब क्या है, प्लस का क्यू एडिट रहेगा, सही है ना। और ये पॉजिटिव का 16 जब इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो नेगेटिव का 16 बन गया। आपसे क्या कह रहे हैं कि जब आपने x माइनस थ्री को डिवाइड करवाया तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो दो गुना है, ट्वाइस है, तो अब की बारी मैंने यहाँ पे मैंने 2 को लिखा, और अब की बारी में जो दूसरा वाला मेरे पास डिवाइडेंड था मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा, तो x इज इक्वल टू 2 को जब पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2 का क्यूब, आगे हो जाएगा माइनस का 5 into 2, आगे प्लस का क्यू एडिट और फिर प्लस का 16 जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का 16 बन जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 3 का क्यूब क्या होता है 27, माइनस का 5 3 15 हो गया, प्लस का क्यू माइनस का 16 एडिट इक्वल टू के बाद 2 का 2 बेटा एडिट रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का 5 2 10, और आगे प्लस का क्यू माइनस का 16 एडिट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊँ तो क्या बन जाएगा, 27 में से अगर आप 15 को माइनस करोगे, 27 माइनस का 15 क्या होता है, प्लस का 12 होगा, और फिर 12 माइनस का 16 क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है कि देखो 27 में से जब 15 को आप माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 27 में से अगर 15 जाएंगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव का 12 बनेगा, आगे क्या है प्लस का क्यू, फिर माइनस का 16 एडिट का एडिट इक्वल टू के बाद 2 का 2, सही है। फिर देखो 8 में से अगर मैं 2 माइनस
करूंगा तो नेगेटिव का 2 बनेगा, प्लस का क्यू एडिटिस का एडिटिस, और नेगेटिव 16 नेगेटिव का 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 18 हो जाएगा, सही है ना। 12 में से अगर मैं 16 को निकाल दूं तो बेटा क्या बचेगा, ये आ जाएगा माइनस का 4, इक्वल टू के बाद ये 2 जाके देखो क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्यू बन जाएगा, और ये 2 जाके जब नेगेटिव के 18 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली सी बात है क्या बन जाएगा, 18 टू जर किसके बराबर होता है भाई, 18 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो सिंपल तरीके से क्या आंसर आता है, 36 के बराबर आंसर हमारे पास आ रहा होता है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो बेटा फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, नॉर्मल वैल्यूज को एक साइड के ऊपर, तो बेटा देखो नेगेटिव के 36 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूंगा हमें क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 4 प्लस का 36, इक्वल टू के बाद 2 क्यू का 2 क्यू, पॉजिटिव का क्यू जब वहां पे जाएगा तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का क्यू। तो आपके पास फाइनली क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस का 36 इज बेसिकली इक्वल टू 32। ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई, ये आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, क्यू की वैल्यू। मगर क्वेश्चन में अगर आप आंसर देखोगे ना कहीं 32 नहीं गिवन, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो रिमाइंडर मिला था वो ट्वाइस था, दो गुना था, दो गुना रिमाइंडर था ना आपके पास, जो ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन के ऊपर जब x-3 पे आपने डिवाइड करवाया था तो आपको रिमाइंडर दो गुना मिला था। तो भाई 32 का हाफ क्या होगा, 32 का हाफ होता है हमारे पास 16 के बराबर, तो 16 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द रीजन कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व कर रहे हैं दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, आपको सिंपल तरीके से इक्वेशन गिवन है, आपसे एग्जामिनर कहता है कि यार इस इक्वेशन का रिमाइंडर अगर हम डिवाइड करवाते हैं इस इक्वेशन को x-3 के ऊपर, तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा ना, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो बेसिकली दो गुना है, दो गुना किसका है कि अगर मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड करवाता हूँ x-2 के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे ये x-3 और x-2 मेरे दो फैक्टर्स गिवन है, तो मैंने इन फैक्टर से पहले तो x की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया, पहले फैक्टर से x की वैल्यू 3 आई, दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 2 आई। अब मैंने एक बेसिक स्ट्रेटेजी को यूज करा, जो बेसिक मुझे इक्वेशन गिवन है मैंने उसको यूटिलाइज करा कि भाई देखो मुझे इक्वेशन क्या गिवन है, मुझे इक्वेशन गिवन थी ये वाली, सर जब मुझे इक्वेशन गिवन थी तो मैंने सिंपल तरीके से अपनी पहली दफा इक्वेशन के अंदर पहला फैक्टर डाला, इक्वल टू का साइन लगाया। अब चूंकि एग्जामिनर कह रहा है कि ट्वाइस है, एग्जामिनर क्या कह रहा है ट्वाइस है, तो मैंने ट्वाइस से फॉर्मूले का लिखा, उसके बाद मैंने सिंपल तरीके से इसी इक्वेशन के अंदर अपने दूसरे फैक्टर से एक्स की वैल्यू को निकाल के प्लॉट करा, प्लॉट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करी, बेसिक मैथमेटिक्स करी, तो मेरे पास क्यू की आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। मगर चूंकि 32 कहीं पे भी ऑप्शंस में नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपके पास ट्वाइस ऑफ दी आंसर आ रहा है, यानी कि आपके पास जो क्यू की वैल्यू आ रही है अभी ट्वाइस आ रही है, तो मैंने इसका अगर हाफ लेता हूँ तो इसका हाफ क्या होगा, 16 के बराबर। 16 का मतलब क्या है कि भाई ये मेरा करेक्ट आंसर है, सिंपल इज दैट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। क्वेश्चन आ रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है if a and b are the two नॉन जीरो matrices of same dimension then a minus b का होल स्क्वायर। अब जरा बात को पहले समझो कि आपके पास a क्या है, एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 2 by 2 का, 1 2 3 4, और b भी मेरे पास क्या है, b भी मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है फॉर एग्जाम्पल 3 4 6 2, लेट सपोज, है ना। अब अगर ये दो मैट्रिसेस आ रहे हैं सेम डायमेंशन के, यानी कि सेम रॉज एंड सेम कॉलम्स हैं, तो एग्जामिनर कह रहा है बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, उसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, लॉजिकल समझो ना बात को, कि यार आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर आप इन दो मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो आपका आंसर भी एक मैट्रिक्स ही आएगा 2 by 2 का, और जब उसका स्क्वायर लोगे तब भी वो 2 by 2 का एक मैट्रिक्स ही रहेगा, नॉर्मल सी लॉजिकल बात है भाई, मैट्रिक क्लास से मैट्रिक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर हम इन दोनों को सेपरेट करवाते हो आपस के अंदर, तो भाई 1 में से 3 निकालोगे क्या बनेगा, -का 2, फिर 3 में से 4 निकालोगे तो क्या बनेगा, -का 1 बचेगा, 2 में से 6 निकालोगे तो क्या बचेगा, -का 4 बच जाएगा, 4 में से 2 निकालोगे 2 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी आ गया। अब इसका अगर स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लेने का मतलब क्या, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगेन सेम डायमेंशन का मैट्रिक्स आपको मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इनमें से कोई भी कुछ चीज प्रूव नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दीज, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है अगेन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर ए बी एंड सी 0,5 4,7 1,3 रिस्पेक्टिवली एक पॉइंट्स आ रहे हैं, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू ए बी। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो आपके ए और बी पॉइंट जो है ना उनके पैरेलल आ रही हो, और दूसरे नंबर के ऊपर कहता है कि वो सी के क्या हो, वो सी से पास कर रही हो। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा, दो तरीके सॉल्व करने के, एक है आसान तरीका, एक है मुश्किल तरीका। आसान तरीका ये है कि भाई आपको एग्जामिनर ने साफ तौर पे बताया हुआ है कि आपकी जो लाइन आपको फॉर्म करनी है ना, एक ऐसी लाइन फॉर्म करनी है जो ए और बी पॉइंट्स के पैरेलल हो, मगर वो लाइन सी पॉइंट से पास कर रही होगी। तो जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रही होगी तो हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तरीकेकार तो ये सॉल्व करने का कि आपके पास जो सी पॉइंट आ रहा है ना, बारी बारी चारों इक्वेशन में डाल के चेक कर लो किसके ऊपर वेरीफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ पहली आंसर के ऊपर, तो ये
ये बन जाएगा 1 - का 3 2 6 प्लस का 5 = 0। तो भाई एक में से 6 निकालेंगे, नेगेटिव का 5 प्लस का 5, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए कैन बी द करेक्ट आंसर। पर मैं बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूँ। भाई नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, 1 का 1 और 3 2 6 -का 5, नहीं इस सूरत के अंदर नेगेटिव का 1, हाँ इस सूरत के अंदर मेरे पास बनेगा पॉजिटिव का 2 = 0। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसमें चेक कर लो, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि देखो 1 - का 2 का मतलब क्या है कि भाई 1 - का 3 2 6, तो 1 - का 6 मेरे पास आ गया -5 -5 -5 -10 बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 + का 6, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर ही 13 बन जाएगा मेरे ख्याल में। तो इसके अंदर खाली एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक और लॉजिक के ऊपर बेटा सॉल्व कर सकते हो। वो लॉजिक क्या होगी कि आप पहले ए और बी पॉइंट के ऊपर अपनी पर्टिकुलरली इक्वेशन को फॉर्म कर लो। आपको ए पॉइंट गिवन है फॉर एग्जांपल 0,5 और बी पॉइंट गिवन है 4,7। तो आप इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y - का y1 = m इंटू x - का x1। और ये जो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आएगी ना, आपने फिर चेक करना होगा कि भैया उसके पैरेलल के अंदर कौन सी इक्वेशन आ रही है। तो वो एक लंबा मेथड है, मुश्किल मेथड है, आसान तरीके का शॉर्टकट जो मैंने आपको सिखाया, आप इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करोगे तो आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चुटकी बजा के विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर और आपको फाइंड करके बताना है sin 3x / sin 7x। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कभी भी। अच्छा एक चीज सबसे ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास बेटा लिमिट से क्वेश्चन आए ना, तो आपने एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंटली करना है वो ये करना है कि जो भी आपकी लिमिट की वैल्यू अप्रोच कर रही है डायरेक्टली क्वेश्चन में डाल के पहले चेक कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी अपने क्वेश्चन के अंदर साइन की वैल्यू जो मेरे एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, तो अगर मैं sin 3x के अंदर जीरो रखूंगा तो ऊपर भी क्या बन जाएगा sin 0, और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा बेटा sin 0। और हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट के sin 0 बराबर होता है जीरो के, वाइल दुनिया के अंदर cos 0 बराबर होता है 1 के। तो इसका मतलब अभी मेरे पास 0 / 0 का केस बन रहा है, यानी कि मेरी ये लिमिट अभी इस फंक्शन के ऊपर अनडिफाइंड है, अनसेटिस्फाइड है। तो पहले मुझे इसे डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीकेकार क्या होता है, एल हॉपिटल रूल। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एल हॉपिटल रूल को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ऊपर, साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है कॉस, तो जो भी एंगल है वो इट इज कॉस के साथ आ गया, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। सिमिलरली sin 7x का नीचे डेरिवेटिव में अलग लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 7x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा। तो बेटा अब जब मैं अपनी लिमिट को यहाँ पे डालूंगा, जो मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा cos 0, नीचे भी cos 0। cos 0 बराबर होता है 1 के, तो खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 3/7। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहते हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहते हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड करके बताओ, और आपको इक्वेशन ये गिवन है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीकेकार होता है। और वो तरीकेकार क्या होता है कि बेटा कभी भी अगर आपके पास दुनिया के अंदर सर्कल की इक्वेशन आ जाए, इसको सॉल्व कर सकते हो आप एक शॉर्टकट के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, मगर वो शॉर्टकट उस वक्त अप्लाई होता है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर हो। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 के बराबर है। तो भाई मैं पहले क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करवाऊंगा, नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करवाऊंगा, जनरलाइज फॉर्म पे कन्वर्ट करवाऊंगा। तो मैं पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस के 4x में से भी 2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 2x, प्लस के 8y में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा प्लस का 4y, और प्लस के 7 में से जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो डिवीजन के अंदर आ जाएगा। देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर लिखा हुआ हो 3x प्लस का 4y, मैं आपसे कहता हूँ इस इक्वेशन में से मुझे 3 कॉमन चाहिए। बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन के अंदर से कोई भी टर्म कॉमन लेते हो और अगर वो टर्म उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी डिवीजन पे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे जो 3 होगा वो डिवीजन पे चला जाएगा। हमेशा याद रखो, कभी भी मैथ्स को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो ना, मैथ्स इज अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग, मैथ्स इज अ वेरी वेरी व्हाट आई वुड से, आई विल से वेरी फनी थिंग, कि भाई मैथ्स के अंदर हम करते क्या है कि भाई कभी भी आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हो उसको रिवर्स स्टेप करके चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कॉमन लिया, अब मैं चेक करने जाता हूँ मैंने सही काम किया गलत काम किया, तो अगर मैं वापस से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो बेटा बाहर वाला 3 अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, वापस से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखो मैंने इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया, और जो 2 कॉमन लिया था उसको दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड करवाया तो वो खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास फाइनली ये सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर जनरलाइज फॉर्म पे आ गई।
याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको सर्कल का सेंटर निकालना है, एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है, कभी भी अगर आपकी सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रही है, तो डायरेक्टली जो भी एक्स का सिंपल पावर वाला एक्स आ रहा है, सिंपल वेरिएबल वाला जो एक्स आ रहा है ना, सिंपल पावर वाला एक्स आ रहा है, और सिंपल पावर वाला जो वाई आ रहा है, इनको डायरेक्टली आप -2 से डिवाइड करवा दो। किससे डिवाइड करवा दो, डायरेक्टली -2 से डिवाइड करवा दो। तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से पॉजिटिव का 1 कॉमा, और ये 4 डिवाइडेड बाय -2 क्या बन जाएगा, 2 2 जार 4 बट नेगेटिव का 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 कॉमा -2। तो ऑप्शन नंबर डी डॉग्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी डॉग्स विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझो। हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, ये शॉर्टकट उस वक्त अप्लाई होगी जब आपके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन के 1 के बराबर होने चाहिए, उनका कोफिशिएंट। अभी यहाँ पे पहले पहले केस के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा था 2 के बराबर था, हमने 2 कॉमन ले लिया और अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म के ऊपर जनरलाइज फॉर्म के कंपेयर करवा दिया, बना दिया। अब हमने काम क्या करना है, जब मेरे पास जनरलाइज फॉर्म के ऊपर मेरी सर्कल की इक्वेशन आ गई, तो उसके बाद मैंने सिंपल तरीके से जो भी सिंपल पावर वाला एक्स है, जो भी सिंपल पावर वाला एक्स और सिंपल पावर वाला वाई है, इनको डायरेक्टली -2 से डिवाइड करवा दो। तो आपके पास यहाँ से जो आंसर आएगा ना, वो डायरेक्टली सर्कल का सेंटर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट का नाम क्या है, मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। तो भाई अगर आप इस तरह के मजीद शॉर्टकट सीखना चाहते हो, तो लाजमी तौर के ऊपर आप बैच को भी ज्वाइन अप कर सकते हो। मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत मिनिमल फीस होती है। इसके अंदर आपकी एनईटी की, नस्ट की, फास्ट की, दाऊद यूनिवर्सिटी की, कराची यूनिवर्सिटी की सबकी तैयारी करवाई जाएगी, और बहुत कम फीस होती है, 6,500 रुपए के अंदर। लाइव क्लासेस होंगी, मैथ्स की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, कंप्यूटर की भी, इंग्लिश की भी, सही है ना, आईक्यू की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर 10 द मिडिल टर्म इज डैश। भाई मेरे तमाम शागिर्दों, ये चीज जहन में रखिएगा, कभी भी दुनिया में मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाए, इसका डायरेक्टली शॉर्टकट होता है आर निकालने का। कि भाई कभी भी अगर मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो भाई मेरे तमाम बच्चों को मालूम है कि मैं एक शॉर्टकट पढ़ाता हूं अपने बायनॉमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट के अंदर। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, तो डायरेक्टली शॉर्टकट यूज किया करो, आर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्टली मिडिल टर्म मिल जाएगी आपको, डायरेक्टली आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये आर निकालने का शॉर्टकट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि इवन पावर आ रही है। इवन पावर का मतलब होता है कि ए की मिडिल टर्म आएगी, यानी कि ए की आर की वैल्यू होगी। तो भैया मेरे पास 10/2 क्या बन जाएगा, 10/2 का मतलब ये है कि 5 आ जाएगा आर की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे अगर बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करवा दूं, तो क्या बन जाएगा, हमें मालूम है बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर। तो भाई चूंकि मुझे सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है, पर चलो आप पूरा भी निकाल लो, कोई मसले की बात ना, ये क्या बन जाएगा, एन मेरे पास क्या है 10 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 5, आर की वैल्यू क्या आई थी 5। आगे क्या हो जाएगा, ए ए किसके बराबर है, ए कहते हैं वेरी फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास एक्स के बराबर है, तो पावर में आ जाएगा 10 माइनस का 5। बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी बराबर है 1 डिवाइडेड बाय एक्स के, और अगेन पावर में आर आ जाएगा, आर किसके बराबर है 5 के। 10 में से 5 निकालोगे 5 बचेगा, और यहाँ पे भी 1/x की पावर 5 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 10 कॉम्बिनेशन 5। ऑप्शन एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम बताइए। अरे भाई क्या मसले की बात है, अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम बताइए। भाई क्या मसले की बात है इस क्वेश्चन के अंदर, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम कैसे निकालेंगे। देखो एक पैराबोला आपको गिवन है, पैराबोला कौन सा गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 0। तो भाई अगर मैं प्लस के 12x को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वहां पे जाके बन जाएगा नेगेटिव का 12x। अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है, हमेशा याद रखिएगा पैराबोला की इक्वेशन के अंदर अगर कभी भी आपको जल्दी से ये बात मालूम करनी हो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां का है, तो जो भी चीज लीनियर फॉर्म में होती है उसका एक्सेस होता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर एक्स लीनियर फॉर्म में है, एक्स क्या है, एक्स लीनियर फॉर्म में, इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला किसका है, एक्स एक्सिस का है। तो मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन से इसको डायरेक्टली कंपेयर करवा देता हूं, तो क्या बन जाएगा भैया, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a के सामने क्या आ गया, 4a के सामने आ रहा है नेगेटिव का 12। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12, तो a की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 3। हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है मॉडुलस 4a के बराबर। तो मॉडुलस का मॉडुलस 4 का 4, ए की वैल्यू क्या है -3 के बराबर, सिंपलीफाई करवाओगे 4 इंटू -3, नेगेटिव का 12 बनेगा। सिस हमारे पास ये बाहर जो मॉडुलस के डंडे होते हैं ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के 12। तो यानी कि मेरे पास ऑप्शन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया फाइंड करके बताइए द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। भाई ये तो लग रहा है कि बिल्कुल लास्ट ईयर वाला पेपर छाप दिया, 2006 के पेपर के अंदर हमने क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम किया था। क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे भैया डेरिवेटिव, बहुत सिंपल है सर। कैसे कि देखो डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। भाई डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखो, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लो। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। बीच में साइन लगाओगे प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लोगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x के बराबर। तो बेटा इस x से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस का एल एन एक्स और ब्रैकेट के अंदर 2x का 2x। तो देखो आंसर कौन सा है, आंसर हमारा आ रहा है 2x ln x प्लस का x, ऑप्शन नंबर की सी, यानी कि कैट्स। आंसर क्या आ रहा है, कैट्स, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू के बाद एफ एक्स प्लस का सी, देन फंक्शन क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, हमारे मासूम से बच्चे बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बाय द वे मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करवाया है। अपनी इंटीग्रेशन की वीडियोस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व करवाया था आपको। प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड वाला क्वेश्चन, डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है x डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू डी एक्स के ऊपर। कहता है कि भाई इसका आंसर आता है आपके पास एफ एक्स प्लस का सी, तो बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है। आपको नीचे चार ऑप्शंस गिवन है। अब दो तरीके सॉल्व करने के, या तो बारी बारी चारों ऑप्शंस के ऊपर क्या लो बेटा, बारी बारी आप चारों ऑप्शंस का डेरिवेटिव अप्लाई करो और उसके बाद फिर उसको कंपेयर करवाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव का अपोजिट होती है। तो एक तो ये मुश्किल मेथड है कि आप बारी बारी चारों के ऊपर पहले डेरिवेटिव को अप्लाई करो और फिर लंबा सा काम करो, मुश्किल काम है। आसान तरीकेकार क्या है पता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? आसान तरीकेकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इंटीग्रेशन में डायरेक्टली डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो डिवीजन का एक लॉन्ग मेथड होता है। हमेशा याद रखिएगा कभी भी इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आप तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो। एक होता है एलन शॉर्टकट, और एक होता है डिवीजन शॉर्टकट नंबर वन, फिर होता है डिवीजन शॉर्टकट नंबर टू। तो भाई यहाँ पे डिवीजन शॉर्टकट नंबर वन अप्लाई हो रहा है। कैसे पता चला? कि देखो कभी भी ऊपर और नीचे अगर वेरिएबल की पावर सिमिलर आ रही हो तो हम प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को यूटिलाइज करते हैं। प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड हमसे ये कहता है कि आपने सिंपल तरीके से क्या करना है कि जो भी नीचे वाली वैल्यू आ रही है उसको ऊपर फॉर्म करने की कोशिश करनी है। देखो नीचे क्या है, एक्स प्लस का वन, तो मैं ऊपर भी एक्स प्लस का वन लेकर आना चाहता हूं, तो बट मैं कैसे लेकर आऊंगा? भाई मुझे ऊपर प्लस का वन चाहिए, मगर मैथ्स मुझसे कहता है कि भाई प्लस का वन ऐसे नहीं ला सकते। अगर प्लस का वन लाओगे तो माइनस का वन भी लेकर आओगे। तो हमने काम कर दिया, हम प्लस का वन भी लेकर आए, माइनस का वन भी लेकर आए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा अब जब मैं एलसीएम ब्रेक करवाऊंगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, अब देखो मैं एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन को एक जगह लिखूंगा, फिर नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन को एक जगह लिखूंगा, इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो इससे फायदा क्या हुआ कि मैंने अपने पर्टिकुलर फंक्शन को ब्रेक कर दिया। मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने सिंपल तरीके से अपनी यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब देखो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा और फाइनली इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी वन के ऊपर, और एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन के ऊपर। तो बेटा वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स के बराबर, फिर माइनस का साइन एडिट इज, और वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो इंटीग्रेशन के अंदर अगेन दो टर्म डिवाइड हो रही है, अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, एलन शॉर्टकट को यूटिलाइज करते हैं। एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि भैया एलन को एक बार लिखो और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है उसको एज इट इज एक बार ऊपर लिखो। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, आपके फंक्शन का आंसर। चेक करो भाई किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के ऊपर आपको ये आंसर मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो दूसरा मेथड ये कि बारी बारी चारों ऑप्शंस पर डेरिवेटिव अप्लाई करो, चेक करो कि भैया कि किसके ऊपर आपका ये इंटीग्रल पार्ट बन रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मगर ये मेथड मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ मुश्किल मेथड है। आसान मेथड क्या होता है कि भाई फंक्शन गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन ले लो। कैसे इंटीग्रेशन ली? कि देखो यहाँ पे दो फंक्शन जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के अंदर एक खास बात है कि दोनों के वेरिएबल्स की पावर सिमिलर है। कभी भी दुनिया के अंदर अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के वेरिएबल्स की पावर सिमिलर होती है, हम एक शॉर्टकट यूटिलाइज करते हैं। शॉर्टकट का नाम क्या है? इस शॉर्टकट को कहीं लिख लीजिएगा, इसका नाम है मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, है ना। तो भाई शॉर्टकट में करते हैं क्या है कि हम प्लस माइनस कॉन्स्टेंट मेथड को यूटिलाइज करते हैं। प्लस माइनस कॉन्स्टेंट मेथड का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास नीचे वाली टर्म फॉर्म हो रही है, जो भी आपके पास नीचे पर्टिकुलर वैल्यू फॉर्म हो रही है, हम सेम वैल्यू पर फॉर्म करते हैं, सेम कांस्टेंट को ऊपर लेकर आते हैं प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर, फिर अपने एलसीएम को ब्रेक करवाते हैं और इंटीग्रेशन फाइनली दोनों पार्ट्स को मूव करवा देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन भाई ग्रेडियंट वाला आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब मैं 2006 का आपको पेपर करवा रहा था, मैंने उसके अंदर भी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है कि देखो आपको आपको लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन गिवन है, आपको उसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या होता है भाई? ग्रेडियंट छोटा भाई होता है स्लोप का, यानी कि ग्रेडियंट और स्लोप भाई एक ही चीज होते हैं। अब देखो अगर आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, अगेन मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। कभी भी अगर आपको स्लोप निकालना हो ना बेटा, तो बेटा देखो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने की शॉर्टकट क्या होता है? स्लोप निकालने का शॉर्टकट हमारे पास ये होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपके पास जो भी इक्वेशन आ रही है ना, आपने सिंपल अगर इसका स्लोप निकालना है, इसका शॉर्टकट है। ग्रेडियंट निकालने का शॉर्टकट क्या होता है? नेगेटिव का साइन लगाओ, एक दफा पूरी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से। देखो हम लोगों ने क्या करना है, एक दफा इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। यानी कि देखो मैं पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स की रिस्पेक्ट से, जो इस इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल आ रहा है एक्स के अलावा वाला, उसका कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो क्या बन
बन जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर के बराबर। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बेटा वाई का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 के बराबर, माइनस के 6y का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, प्लस के 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आप तमाम लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल के अंदर। अब देखो मेरा बेटा नेक्स्ट स्टेप के क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आप नीचे डिवीजन के अंदर जाके पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे y की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। अब देखो मैं नीचे डिवीजन के अंदर y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं और अदर वेरिएबल क्या है, x है, तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, नॉर्मल कांस्टेंट की तरह, सही है ना। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, प्लस के y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर, प्लस के 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, माइनस के 6y का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 6, और प्लस के 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो मेरा स्लोप के इक्वेशन क्या बन गई, हमारे स्लोप की वैल्यू आ गई सिंपल तरीके से 3x स्क्वायर प्लस का 3 एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन के अंदर आ गया 3y स्क्वायर माइनस का 6। अब देखो आपको एक पॉइंट गिवन है, जिस पॉइंट के ऊपर आपसे कहा गया था ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करनी, और वो पॉइंट क्या है, 1,2 का। यानी कि जहां पे x आ रहा है वहां 1 डाल दीजिए, जहां पे y आ रहा है वहां 2 डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से m इज इक्वल टू नेगेटिव का 3 का 3, x के अंदर क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, प्लस का 3 एज इट इज, नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, जहां y आ रहा है वहां 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 का 3, और y की जगह पे 2 आ जाएगा, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 6। तो बेटा 3 प्लस 3 आपके पास ऊपर क्या बन गया, ऊपर मेरे पास आ गया नेगेटिव का 6, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 में से 6 निकालेंगे 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो बेटा स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1। तो विद इन सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो अपने कोचिंग वाले टीचर से पढ़ा था कि भाई पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो वो लंबा स्टेप होता है कि आप पहले पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे करो, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ भेजो, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म में से कॉमन लो, जो टर्म कॉमन आ रही है उसको वहां पे डिवाइड करवाओ, और ब्ला 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 ब्ला। आसान शॉर्टकट क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई भी इक्वेशन आ रही हो और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, तो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि भैया सिंपल तरीके से m को लिखो, नेगेटिव का साइन लो, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, डिवीजन के अंदर पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे y की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। क्वेश्चन आपका चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताइए जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है +-5,0 और लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू गिवन है 3 के बराबर। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके ऊपर कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताइए जिसके वर्टिसेस आ रहे हैं +-5,0 के, और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ रही है 3 के बराबर। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो बातें बहुत क्लियरली बताई हुई हैं कि भाई पहले नंबर के ऊपर हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हमें फाइंड करनी है ना, उसके वर्टिसेस गिवन है। अब अगर आप गौर से देखो तो बेटा आपके पास वर्टिसेस की वैल्यू क्या आ रही है, वर्टिसेस की वैल्यू आ रही है +-5,0 के। इसका मतलब क्या है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स कहां पर लाई कर रहा होगा, एक्स के ऊपर। हमें मालूम है कि भाई वर्टिसेस का पॉइंट क्या होता है, ये होता है +-का a,0, तो यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से a की वैल्यू गिवन है बेसिकली 5 के बराबर, +-के 5 के बराबर, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, आगे मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन गिवन है, तो भाई चाहो तो इसको भी सिंपलीफाई कर लो, इससे निकालना चाहो इससे भी निकाल सकते हो। आपको मालूम है कि भाई लेटेस्ट सिस्टम की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई e के बराबर, +-का a डिवाइड बाई e इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी, फिर c स्क्वायर की निकालोगे, फिर b स्क्वायर निकालोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे। ये लंबा मेथड है। आसान मेथड आपको बताऊं सॉल्व करने का क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर एलिप्स, देखो एलिमिनेशन मेथड बहुत काम का मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर कोई लंबा क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है ना, तो सॉल्व करने का शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होगा कि यार आप सबसे पहले अपने गलत आंसर्स को निगलेक्ट करते जाओ, गलत आंसर्स को आप काटते जाओ। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा इसमें गलत आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, कि देखो हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर बेटा एलिप्स की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, कि एलिप्स की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, वाई स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों के साइंस का सेम होना कंपलसरी है। यानी कि या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो। अगर ऐसा होगा यानी कि साइंस अपोजिट होंगे तो फिर वो हाइपरबोला होता है, वो एलिप्स नहीं होता। तो इसका मतलब साइंस का पॉजिटिव होना, साइंस का सिमिलर होना कंपलसरी है। और कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होते हैं, अगर कोफिशिएंट सेम होंगे तो सर्कल होगा, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट है तो इलिप्स है। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब क्या गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन ए होगा, या सी होगा, या बी होगा। अब करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, अब आपने सिंपल तरीके से देखो करना क्या है, आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया तुम्हारे पास, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, आपके पास ए की वैल्यू 5 आई है ना। अब देखो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन के अंदर से कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाता हूँ तो क्या बन जाएगा, मुझे पता है कि 3 के टेबल में 75 कहाँ पे होगा, भाई ये होगा हमारे पास 3 2 जार 6 और 3 5 जार
15। तो यानी कि देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया 25, और आगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 75 क्या होगा, 2 5 जार 10, नहीं सॉरी 5 का टेबल पढ़ लो ना, 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5 और कितना कैरी जाएगा 6 7 25, 5 5 जार 25, फिर आगे क्या हो जाएगा 15/2 बन रहा होगा, 2 के बराबर है, 2/15 के बराबर आ रहा होगा। सिमिलरली जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो इसके नीचे आपके पास कहीं पे भी अच्छा ये तो इक्वेशन ही गलत लिखी हुई है, इसने वाई स्क्वायर दोनों के साथ दिया हुआ, इक्वेशन ही गलत गिवन है। यहाँ पे भी देखो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस का 10 y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो अगर 25 के नीचे जाकर डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के नीचे ए की वैल्यू नहीं मिलेगी। ए की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है ये 5 के बराबर। यानी कि आप सिंपल सी एक अप्रोच यूज कर रहे हो कि अगर आप कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हो ना, अगर आप कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हो तो डिवाइड करवाने के अंदर किसके पास आपके पास बड़ी वैल्यू ए आ रही है 5 के बराबर, तो वो आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में पॉसिबल होगा। कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को पूरी इक्वेशन से पूरे कांस्टेंट से डिवाइड करवाता हूं तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75 प्लस का 10 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू के बाद 1। अब देखो जब मैं इनको डिवाइड करवाऊंगा ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 के टेबल में 75 कहाँ पे होता है 25 पे, 10 के टेबल में क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करवाओगे 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5 और 5 15 जार आई गेस है ना भाई। तो ये तो 15/2 बन जाएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू किसके नीचे आ रही है एक्स स्क्वायर के नीचे 25 आ रहा है। जब इसको कंपेयर करवाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी 5 के बराबर आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा आसान तरीके का है, सबसे आसान मेथड यही वाला है कि भाई आप डायरेक्टली क्या करवा लो, आप डायरेक्टली जो है ना अपने कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाओ और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकालते हो, निकाल के चेक कर लो कि भाई किसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। इलिप्स के केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा जिसके नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर बड़ी वैल्यू होती है ना बेटा उसका मेजर एक्सेस होता है। तो जाहिर सी बात है ए हमारे पास चूंकि 5 के बराबर आया तो जिसके नीचे भी 5 आ रहा होगा ना वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस केस के अंदर किसके नीचे आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से बेटा देखो हमारा पूरा का पूरा पेपर क्या हो गया सॉल्व हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, मैं साथ साथ हर पेपर के अंदर आपको मल्टीपल शॉर्टकट्स पढ़ा रहा होता हूँ। दो शॉर्टकट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस को मैं बार बार मार्क करवाता हूँ, उन मार्क किए हुए क्वेश्चंस को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो भाई अगर आप चाहते हैं लाइव बैच का हिस्सा बनना तो लाइव बैच का हिस्सा आप आराम से बन सकते हैं। आप सिंपल तरीके से इस नंबर ये नंबर गिवन इस नंबर के ऊपर आप इधर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर जैस कैश होता है, सदा पे होता है, इजी पैसा होता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप सिंपल तरीके से लाइव बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। लाइव बैच की खास बात क्या होती है कि बेटा हम रिसेंट तमाम पास्ट पेपर्स को अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे होते हैं। आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर की क्लासेस होंगी, और अगर मैथ्स नहीं है तो बायो की क्लासेस भी होंगी। तो अगर आपका कोई दोस्त एनईटी के अंदर सीएस लेने का ख्वाहिशमंद है और प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर है तो भाई इसी बैच के अंदर उसकी एनईटी की तैयारी, नर्स की तैयारी और एमडी कैट की तैयारी भी होगी। और इसी बैच के अंदर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है तो बेटा उसकी तमाम पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप आईबीएस सीएस में अप्लाई कर रहे हो, आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वन टाइम फीस देनी होती है, उसके अंदर तमाम तमाम चीजों को लाइव कवर अप कर रहे होते हैं। प्रॉपरली हर चीज की लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड बिफोर द राउंड 1 एज वेल एज बिफोर द राउंड 2, यानी कि हम राउंड 1 से पहले तमाम कोर्स आपको कवर करवाएंगे और उसके बाद राउंड 2 से पहले मल्टीपल रिवीजन होंगी। जो टॉपिक्स हमारे कुछ रह गए होंगे उसको भी हम कवर अप कर रहे होंगे, प्लस मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मल्टीपल ग्रैंड टेस्ट होते हैं एंड सो ऑन। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि बेटा आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।